So beta, we are starting the part number 3 of the important series of HBSC. So बेटा पार्ट 2 एंड पार्ट 1 के अंदर हमने एमसीक्यूज देखे। पार्ट 3 के अंदर हम क्या करेंगे, न्यू टाइप्स के एमसीक्यूज देखेंगे जो क्या है बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके, एज वेल एज दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच विल यू सी इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। सो जो पहला एग्जाम्पल है बेटा हमारे पास वो कौन सा है, the sum of mole fraction of x, y, z in a solution containing 0.1 mole each of x, y and z is। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आपके पास कोई एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर आपके पास तीन कंपोनेंट्स है ए, बी और सी। तो इनकी जो मोल फ्रैक्शन होगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, इनका हमेशा जो सम है बेटा वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। मान लो आपके पास कोई सॉल्यूशन है, इसमें दो कंपोनेंट्स है ए एंड बी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दैट विल बी इक्वल टू ऑलवेज 1। क्लियर है बेटे? कैसे? तो मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल रहे हैं इस सॉल्यूशन के अंदर, तो मोल्स ऑफ ए होंगे अपॉन में टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, Na प्लस Nb। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल रहे हैं तो मोल्स ऑफ बी अपॉन में टोटल मोल्स क्या होगा, Na प्लस Nb। एलसीएम क्या आएगा बेटे, Na प्लस Nb आएगा। Na प्लस Nb इज द एलसीएम। तो यहाँ पे क्या बचा सर, Na बचा, यहाँ पे क्या बचा सर, Nb बचा। दोनों को काटेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। आ गया बेटा समझ में? इसी तरीके से ये क्या कह रहा है हमें, 0.1 मोल है एक्स वाई जेड के, एक्स के भी, वाई के भी और जेड के भी। कितने मोल्स हैं बेटा, 0.1 मोल्स। 0.1 मोल्स है सर, तो 0.1 अपॉन में तीनों को ऐड कर देंगे, कितना बनेगा 0.3, प्लस में ये तो किसकी होगी सर, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई, सम पूछा है सभी का, तो 0.1 अपॉन में 0.3। मोल फ्रैक्शन ऑफ जेड 0.1 अपॉन में 0.3, व्हाट विल बी द एलसीएम 0.3। तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0.3, काटेंगे तो कितना आएगा 1। आ गया बेटे समझ में? तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इज 1। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर सर? देन वी हैव एग्जांपल नंबर 2, that is out of molarity, formality and mole fraction, those which are independent of temperature, जो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो, उन टर्म्स को बताना है हमें। क्लियर है बेटे? तो एक तो हमारे पास क्या है, मोलैरिटी है, एक क्या है, मोलैलिटी है, और एक क्या है बेटे, फॉर्मेलिटी है, एंड द लास्ट वन इज मोल फ्रैक्शन। तो इनमें से बेटा जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, दैट आर द ओनली टू प्रॉपर्टीज, वन इज द मोलैलिटी एंड द अनदर वन इज मोल फ्रैक्शन। क्लियर है बेटे? जबकि जो मोलैरिटी होती है दैट इज अ कंसंट्रेशन टर्म which comes from the volume, and here we also have a volume. In molality we have the weight, that is moles upon weight, and here we also have moles upon moles. So these properties are independent of temperature। जैसा कि मैंने आपको बता भी रखा है, सबसे पहले हमने क्या किया था कि एक तो होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी और एक होती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। क्लियर है बेटे? तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी तो वो होती है जो कौन सी रिलेटेड हो, मास रिलेटेड प्रॉपर्टी हो, और टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सी होती है बेटा, वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉपर्टी। क्लियर है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में कौन कौन सी आ जाएंगी, जैसे कि आपके पास मोलैलिटी हो गई, और नॉर्मेलिटी आती है क्या यहाँ पे, नहीं सर, नॉर्मेलिटी क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट वॉल्यूम प्रॉपर्टी होती है। तो 4 यहाँ पे होती है, 4 यहाँ पे होती है, जैसा कि हमने पढ़ रखा है। यहाँ पे क्या आएगा, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ये सब क्या होंगी बेटा, वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉपर्टीज। परसेंटेज मास बाय मास, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब क्या होंगी बेटा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट या फिर मास रिलेटेड प्रॉपर्टीज। समझ आया नहीं आया? तो कोई आपसे वॉल्यूम या मास नहीं पूछेगा, सब आपसे क्या पूछेंगे बेटा, टेम्परेचर के लिए पूछेंगे कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं है। इज इट क्लियर और नॉट? देन वी हैव एग्जांपल नंबर 3। तो एग्जांपल नंबर 3 के अंदर हमारे पास क्या है, द वैल्यूज ऑफ कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस आर इक्वल। कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस की जो वैल्यूज हैं वो इक्वल कब होंगी? तो पहली बात तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पहले भी कर चुके हैं, क्या होता है, रो एल बाई ए होता है। कंडक्टेंस क्या होता है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो क्या बन जाएगा, रो एल, और ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 1 बाई रो क्या होती है बेटा, कंडक्टिविटी।
और साथ में क्या आ रहा है, A/L आ रहा है। ये जो कंडक्टिविटी है इसी को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अच्छा ध्यान से देखो, उस साइड G है, क्या है बेटा, G। तो ये G क्या है, ये कंडक्टेंस है। क्लियर है बेटे, कंडक्टिविटी इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो ये कंडक्टेंस है, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, ये दोनों इक्वल कब होंगे, G जो है वो क्या है, सिग्मा A/L। तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब आपके सेल को, ये जो A/L है इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए। एंड दिस A/L इज नोन एज सेल कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं बेटा, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, फॉर द कंडीशन दैट स्पेसिफिक कंडक्टेंस विल बी इक्वल टू कंडक्टेंस। तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। देखो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। आ गया समझ में। देन वी हैव एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर क्या है बेटा, फॉर अ गैसियस रिएक्शन द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन आर। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट बतानी है किसके लिए, गैसियस रिएक्शन के लिए। तो गैसियस रिएक्शन के लिए हमारे पास रेट ऑफ यूनिट क्या होती है बेटा, हमारे पास मान लो कोई भी गैसियस रिएक्शन है, तो जनरली दे फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। किसको फॉलो करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। एज वेल एज गैसियस रिएक्शन के अंदर जनरली हमारे पास क्या होता है, लिक्विड होता है या फिर सॉलिड होता है। उसमें हम किसकी बात करते हैं, कंसेंट्रेशन की। But in gaseous states we talk about the pressure, and therefore the rate of unit is always atm per second. क्लियर है, ये क्या होती है बेटा, यूनिट होती है किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन की। कौन सी रिएक्शंस के लिए, गैसियस रिएक्शंस के लिए। क्लियर है, as we have discussed in chapter number 4 chemical kinetics. Then we have for a reaction A of A moles of A plus B moles of B is converting into products. The rate law expression is, rate law expression किस तरीके से है, K into concentration of A to the power X and concentration of B to the power Y. तो ये पूछ रहा है कि जो X और Y है, X और Y, X प्लस Y, और यहां से हमारे पास क्या आएगा, A और B। तो ये दोनों इक्वल होंगे क्या, तो हमने तो आज तक इक्वल ही देखे हैं सर, है ना, हमने तो इक्वल ही देखे हैं। लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता है, मतलब ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कि a प्लस बी मान लो नहीं आ रहे हैं, नॉट इक्वल टू किसके, x प्लस वाई के। और ऐसा कब होगा, जब हमारे पास ये वाला किसके अंदर प्रेजेंट होगा, एक्सेस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होगा। क्लियर है। या फिर हमारे पास a प्लस बी जो है x प्लस वाई के इक्वल टू कभी कभी नहीं आता है और कभी आ भी सकता है। देयरफॉर देयर इज अ कंडीशन दैट a प्लस बी मे or may not be equal to the x plus y. We can't say that a plus b is always equal to x plus y. No sir, always नहीं होता है। a plus b is always greater than x plus y. No sir, a plus b is less than x plus y. तो ये दोनों conditions तो exist ही नहीं करती हैं सर, ये दोनों conditions exist नहीं करती हैं। इन दोनों में से एक exist कर सकती है when the a plus b is not equal to x plus y. इसलिए हमने क्या लगा दिया, may और may not भी लगा दिया। a प्लस बी may और may not be equal to x plus y. क्लियर है। देन वी हैव एग्जांपल नंबर 6, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनोइड सीरीज इज। तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है बेटा, +3 होती है। जनरली सभी एलिमेंट्स +3 से क्या करते हैं, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टार्ट करते हैं। क्लियर है। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से एलिमेंट्स में बेटा, लैंथेनोइड सीरीज में। लैंथेनोइड सीरीज कौन सी होती है, नहीं बेटे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास कौन सी आती है, एक्टिनोइड सीरीज आती है। ये हमारे पास कौन सी होती है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की सीरीज होती है, पहली बात तो। देन वी हैव नेम अ ट्रांजिशन एलिमेंट व्हिच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको उस एलिमेंट का नाम बताना है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट नहीं करता है। तो ऐसा एलिमेंट हमारे पास कौन सा आता है बेटा, एटॉमिक नंबर 21 दैट इज स्कैंडियम। ये एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कौन सी, +3। और इसीलिए यहां से स्टार्ट हो रही है, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि लैंथेनोइड्स के अंदर जनरली जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है वो कौन सी होती है, +3 होती है। क्लियर है। Which of the following ligand is bidentate? इनमें से कौन सा लिगेंड बाइडेंटेट है। बाइडेंटेट लिगेंड कौन सा होगा बेटा, जिसके अंदर हमारे पास क्या होंगे, 2 डोनर एटम्स होंगे या फिर 2 डोनर पेयर्स होंगे।
तो यहाँ पे ध्यान से देखिए एसीटेट आयन हो गया, इस एसीटेट आयन में नहीं होते हैं सर, उसमें एक ही है हमारे पास। इथाइलिन डाइअमीन नहीं सर, पायरिडीन नहीं सर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा बेटा, ईडीटीए में तो हमारे पास ज्यादा हो जाएंगे इसके अंदर, तो इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन में आ जाएंगे सर। क्लियर है। इथाइलिन डाइअमीन क्या होता है बेटा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होती है, यहाँ पे CH और साथ में क्या आ रहा है NH, NH, तो ये दोनों क्या करते हैं, इस तरीके से बनाते हैं हमारे पास, यहाँ पे CH, इनके बीच में क्या बनती है, बॉन्ड बनती है। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, इथाइलिन डाइअमीन का स्ट्रक्चर होता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये इसमें आपके पास क्या होते हैं, दो डोनर एटम्स होते हैं, देयरफॉर दिस लिगेंड इज नोन एज बाइडेंटेट लिगेंड। आया बेटा समझ में। EDTA क्या होता है, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाते हैं, 4 एसीटेट ग्रुप भी आ जाते हैं। क्लियर है। देन वी हैव राइट द आयुपैक नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। आपको कॉम्प्लेक्स का राइट आयुपैक नेम लिखना है, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्या है, K2Cu CN4 और ये ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले तो बार पोटेशियम है सर, तो क्या लिख देंगे, पोटेशियम लिख देंगे। अब बात करेंगे किसकी बेटा, लिगेंड की। तो लिगेंड कौन सा आता है, CN है। CN के लिए क्या यूज करते हैं बेटा, साइनो। क्या यूज करते हैं, साइनो। अच्छा ये साइनो एक ही है क्या, नहीं सर, कितने हैं, 4 है। 4 के लिए क्या आएगा, टेट्रासाइनो। टेट्रासाइनो बाद में क्या लगा हुआ है सर, कॉपर। कॉपर के लिए क्या लिखेंगे बेटा, क्यूपरेट। क्या लिखेंगे, क्यूपरेट। एंड व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर हियर, दैट इज +2। क्लियर है। बिकॉज +2 इज ऑफ पोटेशियम, हियर वी हैव -4, तो कॉपर के ऊपर कितना बचेगा, +2। आ गया समझ में। देन वी हैव द आयुपैक नेम ऑफ अलाइल अल्कोहल। व्हाट इज अलाइल ग्रुप, one is allyl group and the another one is vinyl group and the last one is benzyl group। अच्छा अल्कोहल की बात करें तो कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ हुआ, OH। अगर सर OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो क्या हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, और इससे नेक्स्ट वाला क्या हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, तो इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बेटा, अलाइल ग्रुप बोलते हैं। क्लियर है, ये बन गया अलाइल अल्कोहल। आ गया समझ में। और अगर हमारे पास विनाइल की बात करें तो विनाइल में क्या होता है बेटा, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वही कौन से हाइब्रिडाइजेशन का हो, sp2। और बेंजाइलिक अल्कोहल हमारे पास क्या होता है बेटा, जिसके अंदर बेंजीन के ऊपर क्या लगाओ, OH ग्रुप लगाओ। बेंजाइलिक कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है sp3 और उसके बाद क्या आ रही है, बेंजीन रिंग आ रही है। क्लियर है बेटा, आ गया समझ में। देन वी हैव अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इन सबको अरेंज करना है। क्लियर है। सो सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप्स निकालेंगे। कभी भी आपको क्वेश्चन दिया हो तो आप क्या देखोगे, फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, CH3, C कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ये कौन सा ग्रुप है, अल्डिहाइड। देन वी हैव एल्कोहल ग्रुप, दैट इज CH3 CH2 OH। ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप है। आफ्टर दैट वी हैव CH3O CH3। ये कौन सा ग्रुप है बेटे, ईथर ग्रुप है। कौन सा है, ईथर। एंड एट लास्ट वी हैव CH3 CH2 CH3। ये कुछ नहीं है, सिंपल अल्केन है। क्या है, अल्केन। तो सबसे पहले तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम ये देखेंगे कि सरफेस एरिया सबसे ज्यादा किसका है। क्या चीज सबसे ज्यादा है, सरफेस एरिया। तो अब ध्यान से देखो बेटा, CH3 CH2 OH, यहाँ पे इसका सरफेस एरिया क्या आ रहा है, सबसे ज्यादा आ रहा है। एंड एज इट हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ क्या क्रिएट कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर रहा है, देयरफॉर इट विल हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट तो किसका होगा सर, CH3 CH2 OH का। ये तो आ गया सर हमें समझ में। अब ध्यान से देखो आगे क्या बच गया सर। तो आगे यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन के साथ क्या कनेक्ट हो रखा है, CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो उसके बाद हमारे पास किसका होता है बेटा, ईथर का। ईथर के बाद हमारे पास कौन बच गए हैं, अल्डिहाइड बच गया और अल्केन बच गया। अल्केन के अंदर हमारे पास क्या है, सारी की सारी हाइड्रोफोबिक पार्ट है। यहाँ पे हमारे पास क्या क्रिएट हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो सकती है, देयरफॉर इट विल शो हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू अल्केन। एंड एट लास्ट वी हैव अल्केन, दैट इज CH3 CH2 CH3। आ गया बेटा समझ में। तो दैट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर द कंपाउंड्स। देन वी हैव राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड A formed in the following reaction। बहुत इजी रिएक्शन है, अगर आपने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज करी है। बहुत इजी रिएक्शन एंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
तो आप ध्यान से देखो बेटा C6H5NH2 C6H5 क्या होती है? बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पे NH2 लगाओ तो क्या बोलते हैं उसको? एनिलीन बोलते हैं, बिल्कुल सही बेटा। तो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे क्या लगा हुआ है? NH2 लगा हुआ है, दैट इज नोन एज एनिलीन। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं बेटा, किसके साथ करवा रहे हैं? CHCl3 के साथ करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। क्लियर है? इतना आ गया बेटा समझ में? तो ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या क्रिएट होता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है? 3 तो क्लोरीन है, 3 क्या है बेटे? क्लोरीन है। और यहाँ पे क्या है? 2 हाइड्रोजन है और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो 3 क्लोरीन एंड 3 हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएंगे बेटा? 3 मोल्स ऑफ HCl बनाएंगे। या फिर हमारे पास H2 जो है वो ऑक्सीजन के साथ, H पॉजिटिव जो है वो OH नेगेटिव के साथ मिलके क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। लेकिन उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? 3 मोल्स ऑफ KOH होने चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 3 OH ग्रुप है। कितने OH ग्रुप है? 3 OH ग्रुप है। आ गया समझ में? 3 तो ऑक्सीजन है और 3 ही क्या है? हाइड्रोजन है। लेकिन क्या 3 ऑक्सीजन को 3 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है? कितने हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं? 2। तो 3 ऑक्सीजन को कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी? 6 हाइड्रोजन की। तो ध्यान से देखो बेटा, 3 तो यहाँ पे प्रेजेंट है, 2 यहाँ पे प्रेजेंट है, 1 यहाँ पे प्रेजेंट है, टोटल कितने हो गए? 6। तो 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएंगे? 3 मोल्स ऑफ H2O बनाएंगे। इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं है सर। 3 मोल्स ऑफ K, 3 मोल्स ऑफ Cl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे बेटा? 3 मोल्स ऑफ KCl बनाएंगे। इसमें कोई डाउट है क्या बेटे? नहीं है सर। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है बेटा? एक तो बेंजीन रिंग बची हुई है। क्या बची हुई है? बेंजीन रिंग बची हुई है। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है? नाइट्रोजन लगा हुआ है। और एक क्या बचा हुआ है बेटा आपके पास? कार्बन बचा हुआ है। नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ क्या बना लेगा? ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। और ये हमारे पास क्या है? किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? आइसोसाइनाइड की। किसकी? आइसोसाइनाइड की। मैंने आपको बताया हुआ है बेटा, क्या? अगर Cn नेगेटिव हो तो उसका नाम क्या होता है? साइनाइड, साइनाइड। और अगर NC नेगेटिव हो तो आइसोसाइनाइड। क्लियर है बेटे? और यहाँ पे एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, कौन सा? फिनाइल। देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज फिनाइल आइसोसाइनाइड। इज इट क्लियर और नॉट? देन वी हैव एग्जांपल नंबर 13। तो जैसा कि हमें पता है बेटा 13, 14 एंड 15 दीज आर कमिंग फ्रॉम द चैप्टर नेम्ड बायोमोलिक्यूल्स। सो सबसे पहला जो एग्जांपल है बेटा, इसके अंदर आप देखोगे विच बायोमोलिक्यूल्स एक्ट एज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की तरह कौन सा बायोमोलिक्यूल जो है एक्ट करता है? तो चैप्टर नंबर 14 बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर भी कौन सा पार्ट? टॉपिक नंबर एंजाइम्स। एंजाइम्स के अंदर भी कौन सा? जो किसकी तरह एक्ट करे? कैटलिस्ट की तरह। तो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करने वाले बहुत से एंजाइम्स पढ़े थे हमने, लेकिन यहाँ पे हमने याद कौन सा रख रखा है? ग्लोबुलर प्रोटीन्स। या फिर और भी बहुत सारे एंजाइम्स हो सकते हैं जो क्या करते हैं? एज अ कैटलिस्ट एक्ट करते हैं, बायो कैटलिस्ट। तो यहाँ पे आपने क्या आंसर है? ग्लोबुलर प्रोटीन्स। इट विल act as a biocatalyst and called as enzymes. Clear है बेटा? Then we have example number 14. example number 14 के अंदर क्या है? ascorbic acid belongs to vitamin. कौन से विटामिन से बिलोंग करता है? C से। that is जो खट्टे वाला सिस्टम है ना वो। तो ascorbic acid जो होता है वो कौन से विटामिन से बिलोंग करता है? विटामिन C से बिलोंग करता है। DNA, DNA की फुल फॉर्म सभी को आती है, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये हमारे पास क्या है बेटा? DNA की फुल फॉर्म है। तो कई बार ये भी आ जाती है। सो वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट के लिए हमारे पास कौन सी मोल फ्रैक्शन है बेटा? मोल फ्रैक्शन का सम कितना आया? 1 आया। क्लियर है? आउट ऑफ मोलैरिटी ये क्या होती है? वॉल्यूम रिलेटेड जो प्रॉपर्टी होती है वो टेम्परेचर क्या होती है? डिपेंडेंट, और मास वाली इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा बेटा? मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। अच्छा, अगर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू 1 करनी हो तो A/L को क्या करना पड़ेगा? 1 पुट करना पड़ेगा। तो सेल कांस्टेंट इज 1। गैसियस रिएक्शन के लिए यूनिट एटम पर सेकंड। क्लियर है बेटे? रिएक्शन दे रखी है तो A+B X+Y के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एग्जांपल नंबर 6, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनोइड सीरीज इज +3। स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +3 होती है। एक ही होती है, ये अकेला है जो क्या करता है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड कौन सा होता है बेटा हमारे पास? इथाइलिन डाइअमीन। आईयूपैक नेम हमने कर लिया है, पोटेशियम टेट्रासाइनोक्यूप्रेट। स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो अलाइल, बेंजाइल और विनाइल तीनों के देख लिए। क्लियर है बेटे? बॉइलिंग पॉइंट या इंक्रीजिंग ऑर्डर निकालना आ गया है। रिएक्शन आ गई सर। मॉलिक्यूल्स कौन सा बायो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है सर? ग्लोबुलर प्रोटीन्स। एस्कॉर्बिक एसिड फ्रॉम विटामिन सी। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर है बेटा? तो ये आपको याद रखने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर आवर पार्ट 3। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट पार्ट नंबर 4।
in our next lecture.